हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज सर विनायक लर्निंग क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक अपन यूनिट नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैंने जिसके प्रीवियस लेक्चर में आपको कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो आप ध्यान से देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उन्हीं क्वेश्चनों को आप रिपीट कर सकते हो, उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो उसमें इतना ही सीखना था अपने न्यूमेरिकल्स में उस चैप्टर से। तो अभी जो मैं लेके आया हूँ, आज का जो सेशन है वो है न्यूमेरिकल स्पेशल। न्यूमेरिकल क्या, ऑब्जेक्टिव स्पेशल, जिसमें मैं फर्स्ट यूनिट फिनिश हो चुका है। तो फर्स्ट यूनिट के आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप बाकी लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा फेसबुक पेज का लिंक, ट्विटर लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वो भी आपको इसमें दे दिया है मैंने, तो उसको आप वहाँ पे भी उस पर ऐड हो जाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके सारे। और इसके अलावा आज जो होने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव, यूनिट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव। तो केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ताकि जब भी आपके एग्जाम हो रहा है तो आप अगर ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव, अगर ये वीडियो देख लिया आपने तो इस चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव कहीं और पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है और आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो बहुत ही ईजी होने वाला है। इसमें मैंने अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाए, कुछ चूज द करेक्ट आंसर आते हैं, कुछ अपने पास मैचअप्स आते हैं, कुछ अपने पास फिलअप आते हैं, कुछ आंसर इन वन वर्ड आते हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स आते हैं। तो ऐसे मैंने 5 सेक्शंस में इन ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग पहला सेक्शन जो है वो अपना है चूज द करेक्ट आंसर्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। नोट नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक, बार बार देखते रहिए। इसको 2-3 बार देख लोगे, आपके माइंड में सारी चीज सेट हो जाएगी। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। तो अपने पास ऑप्शन है 5.46 इंटू 10⁻29। दूसरा ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस, मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर, मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब n निकालना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं अपन, Q इक्वल टू n। तो n की वैल्यू देखिए कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5.46 इंटू 10⁻29। सेकेंड है आपका 6.25 इंटू 10⁻18। थर्ड है आपका 1.6 इंटू 10⁻−19 और बी ऑप्शन है आपका 9 इंटू 10⁻11। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो एक निकाल के बताता हूँ, निकाल कैसे बताएंगे, आपको पता है Q इक्वल टू कितना होता है, n ही होता है, पता ही है। Q का वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है 1, n का वैल्यू नहीं है अपने पास, E का वैल्यू अपन को पता होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो अपन को n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो इसको इसके 1 के अपॉन में ले जाएंगे। तो 1 के अपॉन में जब ले जाएंगे आप, तो आपके पास किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻−19 और n। जब इसको आप पूरा डिवाइड कर दोगे, 1 से 1.6 को डिवाइड कर दोगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर आपको याद रखना है, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और आप चाहो तो ऊपर ऐसे कर सकते हो, एक 10 अलग कर सकते हो। 10 को आप 1.6 से जब डिवाइड करोगे तो 6.25 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कितने होते हैं। 1 कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज K। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का या वैक्यूम का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, पता ही है। या 1 दे रखा है, या इनफाइनाइट दे रखा है, या नन दे रखा है।
तो अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर या वैक्यूम बोल दिया है तो वहां पे इसकी वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी कितनी होती है, 1 होती है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी अभी अपन ने 2 लेक्चर पहले पढ़ा था सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो इसके अंदर अपन को पता होना चाहिए कौन अनचेंज रहता है। ऑप्शन दे रखा है आपके चार्ज पोटेंशियल दोनों, बोथ और नन, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सीरीज ग्रुपिंग जो होती है वो अपन ने इस तरीके से होती है। देखो ये आपकी सीरीज ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे सब पे पोटेंशियल अलग अलग होता है, मगर क्या सेम होता है, सब पे चार्ज सेम होता है। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, सब पे क्यू क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कौन सेम होता है, चार्जेस आर सेम। ठीक है, तो अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम होते हैं, चार्ज। और अगर पैरेलल ग्रुपिंग आता तो पैरेलल ग्रुपिंग में भी पता होना चाहिए आपको, माइंड में बिठा लीजिए इसको, अपने माइंड में रख लीजिए इसको, इस चीज को। तो वो क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है किसमें, पैरेलल ग्रुपिंग में, और सीरीज में चार्ज। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। वो देखिए मैंने फॉर्मूले साइड में देख लेते हैं। तो अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, वो बहुत इजी थे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जो 4th क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप सुन भी लीजिए। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी इज। एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटी इज 1 माइक्रोफैरेड। अगर उसकी स्पेरिकल कैपेसिटी अगर सी आपको कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैरेड दे रखा है, तो उसकी कैपेसिटी अपन को उसकी रेडियस बतानी कितनी होगी। तो अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है 90 किलोमीटर, दूसरा है 9 किलोमीटर, तीसरा है 900 किलोमीटर और चौथा है 4th डी ऑप्शन है आपके पास 9 इंटू 10⁵ मीटर। तो यहाँ पे अपने पास सी दे रखा है। देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज टू होगा यहाँ पे, सी इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे 4πε0r, ये आपको पता है। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। और यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ अगर इसमें अगर वैल्यू रखते हैं अपन, और इसकी वैल्यू भी अपॉन में जाएगी, क्योंकि अपन को पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में 9 इंटू 10⁹, और इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, किलो मतलब कितना होता है, ये सारा आंसर जो आएगा वो एक्चुअल में मीटर में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, और 1000 को अपन क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं। तो इसलिए इसको क्या लिख दिया, 9 किलोमीटर लिख दिया। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में भी रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो अगला आ रहा है आपका, अगला बोल रहा है द टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल पी वेक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज। मतलब डायपोल, ये अपन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाली यूनिट में था ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब टॉर्क, टाउ कितना होगा किसका, जब आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा हो। तो टाउ उस कंडीशन के अंदर अपने पास वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा सारी चीजें। तो इसके अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इसका आता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा याद रखना। तो साइन के साथ क्या आता है, क्रॉस आता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, याद रखना। ठीक है, ये गलती से ये मत लगा देना क्योंकि ई आगे बी पीछे, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अपने माइंड में रख लीजिए इसको। 6th वाला दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज प्लेन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। अपन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, डिस्टेंस आर के ऊपर, जब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा हो। कोई भी शीट होती है तो शीट के ऊपर जो अपन ने पढ़ा था, शीट के ऊपर जो अपन ने इधर भी बनाया था, इधर भी पोर्शन बनाया था, तो इस टाइप से पोर्शन बनाया था अपन ने। तो उसमें अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ए वाला। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनको बिल्कुल ध्यान से ठंडे दिमाग से देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव उसमें से ही बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। आगे बोल रहा है द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इज। अपन ने पढ़ा था कि स्पेरिकल कंडक्टर इस टाइप का होता है, इसकी रेडियस आर होती है, तो उसकी जो कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना होता है वो अपन ने डिराइव करा था, अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में उसको यूज भी करा है अपन ने। वो होता है C इक्वल टू 4πε0 r। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, C इक्वल टू 4πε0 r। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, स्क्वायर वाला भी दे रखा है, क्यूब वाला भी दे रखा है, मगर ये नहीं होंगे
केवल सिंपल इसके अंदर क्या आता है, आर आता है। ठीक है, 8th वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो फॉर्मूला आपको पता है तो आपको उसकी यूनिट पता चल जाएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो लैम्बडा तो क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट आप सबको पता है कूलाम होता है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, ये डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो ये आपके मैंने 5 क्वेश्चन और बता दिए। तो 3 और 4, 3 और 5 कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन आगे और बढ़ा बताता हूं मैं। तो आप इन सभी चीज को आप धीरे धीरे करके सारे नोट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। सारे आपके जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनमें सारी जानी पहचानी चीज है ये। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है तो उसको ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2, दो फोर्स है, एक F1 है एक F2 है, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। ठीक है, प्लेस्ड इन एयर, एक तो रखा हुआ एयर में, तो वहां पे जो F1 का फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/4πε0 क्यू अपॉन Q1 Q2 अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। एंड एक और जो रखा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में K में रखा हुआ है, तो उनका रेशो बताना है, F1 और F2 का रेशो। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो F1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वही हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि दोनों फोर्स, दोनों चार्जेस सेम है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 की जगह, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का F2 इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है, यहाँ पे सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या हो लग जाएगा के। तो जब इन दोनों का रेशो निकालोगे तो देखो रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये के ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। तो इनका जो रेशो पूछा है इज इक्वल टू रेशो जो आपके पास है k:1, 1:k, k²1, और डी ऑप्शन है 1:k²। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपको याद रखना है k:1। बहुत बार आपके ये नीट और जेई में भी पूछा गया है कि इनका रेशो क्या होगा, तो आपके माइंड में होना चाहिए k:1, ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन देख लीजिए, E प्रोपोर्शनल है आर के, E प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, E प्रोपोर्शनल है 1/r के, E प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, बी वाला। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट आंसर वाले सेक्शन हो गया, इसमें 10 हैं। अब इसके बाद आते हैं अपने फिलअप वाले सेक्शन में। तो फिलअप वाला सेक्शन थोड़ा इजी है। इसमें फिलअप वाले सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन जो इसने बोला है वो आपको इसने बोला है कि फेरेड, पहला फिलअप पहला देख लेते हैं। 1 फेरेड इक्वल टू कितना स्टेट फेरेड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना स्टेट फेरेड होता है। 1 फेरेड इक्वल टू कितना स्टेट फेरेड होता है, तो ये फेरेड तो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होता है, और स्टेट फेरेड क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 स्टेट फेरेड इक्वल टू 1 फेरेड इक्वल टू कितना स्टेट फेरेड होता है, वो आपको पता होना चाहिए 9 × 10⁻11। याद रखिए, ठीक है, 1 फेरेड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। आगे नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे इसको, इक्वल टू कितने जूल। ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 होती, तो जब उसको जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट याद रखना है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 सिमिलर चार्जेस ब्लैंक ईच अदर। तो ऑब्वियसली 2 सिमिलर चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और अगर अपोजिट चार्जेस हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, और सिमिलर चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो इसका आंसर क्या होगा, रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेल लिख लेना, रिपेल ईच अदर।
अगला यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलाम होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट है। ये सारी चीजें आप नोट कर लो। आगे अपन 4 फिलअप हो गए थे, तो 5वां फिलअप देख लीजिए। 5वां फिलअप ध्यान से देखिए। 5वां फिलअप जो बोल रहा है वो आपका बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ ब्लैंक क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, वो होता है Q इंटू 2a। 2a जो होता है डायपोल लेंथ होता है, तो सर्टेन डायरेक्शन में होता है वो। तो डेफिनेटली ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। ठीक है, फिलअप का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है इज ब्लैंक प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का क्या प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली होता है कि इनवर्सली। तो एग्जैक्ट करेक्टली इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनवर्सली। क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आपको ध्यान देना है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली। कूलम्ब लॉ पढ़ सकते हो आप, तो वहां पे आपको मिल जाएगा चार्जेस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये आपका फिलअप कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आ रहा है, थर्ड सेक्शन में बस यही क्वेश्चन है आपके मैच द कॉलम्स में। तो मैच द कॉलम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए का पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनमें से किसकी बात कर रहा है, वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन पूछ रहा हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है फाई ई इक्वल टू, वो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कोई यूनिट तो मिल नहीं रही है, तो आप इसका ध्यान रखिए। डायमेंशन पूछा गया है, तो इसका डायमेंशन का जो आंसर होगा वो अपना कौन सा होगा, डी वाला। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, m l की पावर क्यूब t की पावर -3 और a की पावर -1। ये आप ध्यान रखिए, इसका डायमेंशन, इसका यूनिट भी ध्यान रखिए। इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कॉम्बिनेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, और आगे आप एरिया को भी इंक्लूड कर दीजिए तो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल में जो होती है वो होती है पीई कॉस थीटा। वो आपको बताना चाहिए, अपने डिराइव भी कर चुके हैं इसको, डेरिवेशन को। तो इसका सेकंड वाले का जो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा। ध्यान रखिए इसको। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -p.e आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर उसके ऊपर सिंबल लगा देना। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। Q इक्वल टू ±NE, प्लस प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू ±NE। उसके बाद आता है अगला द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू F/Q0। ये अपन पढ़ चुके हैं, थर्ड लेक्चर में देख लेना आप, E इक्वल टू F/Q0। तो फोर्स का यूनिट सबको पता है, न्यूटन होता है। चार्ज का भी सबको पता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, फोर्थ वाले का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी भी फॉर्मूला बताया है कि होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो चार्ज का यूनिट कूलाम और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो ये आपके मैच द कॉलम्स हो गए। तो मैच द कॉलम्स को भी ध्यान से देख लीजिए, और वो 2 फिलअप है उनको भी देख लीजिए, और नोट कर लीजिए सारी चीजें अपनी कॉपी में। और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के मार्क्स आपके यहाँ से कटेंगे भी नहीं, और 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे लेके आता हूँ। फिर आगे जो अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, तो इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन डायरेक्ट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज मेटेलिक कंडक्टर। तो किसी भी चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होती है, ZERO, जीरो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्या होती है, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो आप, मगर सिस्टमैटिक लिखना सही रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कितनी रहती है, जीरो रहती है। ये अपने माइंड में रखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। क्या किसी भी चार्ज, कोई भी फोर्स किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिपेंड करेगा उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम के? यस, ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, यस इट्स डिपेंड्स। ठीक है, यस भी लिख सकते हो आप सिंपली। ठीक है, तो यस इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है। ठीक है, बीच में कोई जो भी मीडियम लगाओगे तो उस पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियस है। आगे, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। ये अपन ने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो अपन ने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी भी आया था। एक आया था अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका भी यूनिट पता होना चाहिए। और ये यूनिट जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। तो आप इसका फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। वो यूनिट दे रखा है तो उससे अपन को फिजिकल क्वांटिटी बताना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका लास्ट सेशन जो है वो आपका है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है अपन को। तो 5 क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर पाया हूँ इसके अंदर, ज्यादा भी नहीं करना है अपन को। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन है इसका। बस आप देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन। अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन सीजीएस सिस्टम इज, इन सीजीएस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। फोर्स की कोई सा भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, कोई भी फोर्स हो, तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ध्यान रखिए। और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। ठीक है, कोई सा भी फोर्स हो तो उसका सीजीएस यूनिट ऑलवेज क्या रहेगा, डाइन ही रहेगा। आगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ई। ये अपन पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है। हाँ होता है, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ई के इक्वलेंट होता है वो। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड वाले का भी क्या हो गया आपके पास, ट्रू, याद रखिए। अगला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड। क्या बोल रहा है कि ये वैलिड नहीं है, किसके लिए, इन रिलेटिव मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस सबके लिए वैलिड है, मोशन में हो या ना हो, ट्रांसफर होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स। अगर ये वैलिड बोलता तो ट्रू होता, और इसने क्या बोला, नॉट वैलिड है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ cannot be derived by गॉस थ्योरम। ये अपन पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। जब गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो उसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक है अपन ने डिराइव करा था कूलम्स लॉ का फोर्स अपन ने डिराइव करा था किससे, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप डिराइव नहीं कर पाओगे क्या, उसको कर पाएंगे हम तो ये क्या आ गया, ये भी क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं डिराइव करके भी बताया था अपन ने, बहुत बार आता भी एग्जाम में ये। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। नीचे का थोड़ा दिखे नहीं तो सुन लेना ध्यान से और उसको फिर नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या है, द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस प्रेजेंट इन दैट फील्ड। ठीक है, अनअफेक्टेड मतलब उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उनके ऊपर। ठीक है, किससे, अदर चार्जेस प्रेजेंट इन दैट फील्ड। अगर 2 चार्ज हैं और उसके आसपास अगर दूसरे कोई चार्ज होंगे तो उससे वो अनअफेक्टेड रहते हैं कि नहीं, ये अपन को बात बतानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनअफेक्टेड ही रहेंगे, क्योंकि 2 चार्ज है वो अपना कुछ ना कुछ बनाएंगे साथ में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू। ये आपको याद रखना है। इसका 5th वाले का आंसर क्या है, ट्रू है। और लास्ट की लाइन जो लिखी हुई है, प्रेजेंट इन दैट फील्ड। ठीक है, उसी फील्ड में अगर प्रेजेंट होता है तो वो, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव के यूनिट नंबर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो सारे ऑब्जेक्टिव मैंने एक एक करके चुने हैं और इसको यहाँ पे
आपको बोर्ड पे प्रदर्शित कर दिया है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए, वीडियो बार बार देख सकते हैं आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए आप, और नोट भी करते रहिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगली नई यूनिट के साथ में और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।